है अपने और महाद्वीप में आज हम एक महाद्वीप पढ़ेंगे। इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। सब लोगों ने देखा है अंटार्कटिका महाद्वीप? ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की आज अपने चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप निकाल लेते हैं। तो हम ये वाला मैप निकालना है हम सभी को। ये वाला मैप निकाल लो भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण। तो आपको बताना है अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण भूमि के कौन से खंड से हुआ है, गोंडवाना लैंड से या अंगारा लैंड से? तो हमारा उत्तर होगा गोंडवाना लैंड के विखंडन से हम अपने इसे अंटार्कटिका महाद्वीप का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। गोंडवाना लैंड के बारे में जानते हो सभी? ठीक है, गोंडवाना लैंड के विखंडन से, गोंडवाना लैंड के विखंडन से अंटार्कटिका महाद्वीप का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। दूसरी बात अपने करें इसी के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थिति है कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति है। स्थिति के बाद हम अगली बात करते हैं इसमें कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो लिखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है इसका 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर। देखो क्षेत्रफल के बारे में आपको अलग अलग किताबों में थोड़ा सा अलग अलग मिलता है, एटलस में भी आपको थोड़ा अलग मिल जाएगा, लेकिन अपने जो एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी कितना मानती है? 1,42,00,000 मानती है। जब जहां कोई विवाद होता है तो वहां अपने एनसीईआरटी को मान लेते हैं। तो एनसीईआरटी में दे रखा है 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर अपनी बात करें, ये देखो इसके अंदर दक्षिणी ध्रुव दिखा रखा है, लगभग महाद्वीप के क्या है, मध्य में स्थित है। तो एक बात हम नोट कर देंगे कि दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं अपने कि क्षेत्रफल के आधार पर इसका स्थान कौन सा है। तो हम पढ़ चुके हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने पहले दिन ही टेबल बनाई थी, उसमें इसका कौन सा स्थान था? 5वां स्थान था। और जनसंख्या की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है इसका 7वां। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जनसंख्या निवास नहीं करती, जनसंख्या की दृष्टि से यह निर्जन महाद्वीप है। सिर्फ और सिर्फ इस पे क्या है, अनुसंधान केंद्र और शोध केंद्र इसके ऊपर स्थित है। वैसे लोग नहीं रहते जैसे अपने एशिया में, यूरोप में रहते हैं, इस प्रकार से यहाँ संख्या है मनुष्य की वो निवास नहीं करती है।
अब पढ़ते हैं हम इसके उपनाम। क्या क्या उपनाम है इसके? बर्फ जमा रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप बोल देते हैं। जनसंख्या निवास नहीं करती है इसलिए इसे निर्जन महाद्वीप बोल देते हैं। बर्फ जमती और पिघलती रहती है इसलिए इसे परिवर्तनशील महाद्वीप बोल देते हैं। सारे शोध केंद्र यहाँ स्थित है इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोल देते हैं। और भी इसके बहुत सारे नाम अपने को मिल जाते हैं। तो लिखते हैं उपनाम। उपनाम की अगर बात करें, उपनाम में एक उपनाम तो हम लिखते हैं इसका निर्जन महाद्वीप। जनसंख्या अभाव के कारण जनसंख्या नहीं रहती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? निर्जन महाद्वीप। एक इसे कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। निर्जन जहां जन निवास नहीं करता, बिना जन के। हिंदी में संधि है ना, संधि में निर्जन का मतलब क्या होता है? जन के रहित, जहां मनुष्य नहीं रहता। तो जनसंख्या के अभाव के कारण क्या कहा जाता है? निर्जन महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप बर्फ से ढका रहने के कारण। तीसरा इसका उपनाम लिख लेते हैं हम परिवर्तनशील महाद्वीप। परिवर्तनशील महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है? तो परिवर्तनशील महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 6 महीने का दिन रहता है, 6 महीने की यहाँ रात रहती है। ठीक है, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। 6 महीने का दिन कब से कब रहता है? तो 23 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के बाद में अपने देखते हैं कि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगती है। तो 23 सितंबर से लेकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 21 मार्च, 6 महीने यहाँ इस समय दिन रहता है, रात नहीं होती। ठीक है, और 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक यहाँ रात होती है, दिन नहीं होता, रात ही रहती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है कि जब यहाँ पर 6 महीने के लिए दिन रहता है तो कुछ मात्रा के अंदर बर्फ यहाँ पिघलती है, पूर्ण रूप से तो नहीं पिघलती, कुछ एक मात्रा के अंदर बर्फ पिघलती है, जिसके कारण बर्फ के आकार में, महाद्वीप के आकार में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। फिर 6 महीने रात रहती है तो फिर बर्फ वापिस से जम जाती है, तो इसके आकार में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। तो लिखेंगे परिवर्तनशील महाद्वीप क्यों बोलते हैं? बर्फ के जमने व पिघलने से आकार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है, अगला उपनाम लिखते हैं इसके बाद हम अगला नाम लिख दीजिए आप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को
समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए कहा जाता है अंटार्कटिका को, क्योंकि सभी देशों के अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है, शोध का कार्य यहाँ पे चलता रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है। और इसे कहा जाता है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। नाम है, नाम क्यों है, कारण हमने देख लिया। और अब अपने बात करते हैं कि यहाँ विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोलते हैं, तो भारत ने भी कोई शोध केंद्र यहाँ पे स्थापित किए हैं क्या? तो भारत ने यहाँ पर कितने शोध केंद्र स्थापित किए हैं? 3 प्रमुख रूप से शोध केंद्र है भारत के यहाँ पर। तो लिखिए, भारत के अनुसंधान केंद्र, भारत के अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पर एक तो है दक्षिणी गंगोत्री, एक का नाम है मैत्री और एक भारती। ये 3 केंद्र हमें ध्यान रखने हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो ये अनुसंधान केंद्र है, भारत के द्वारा स्थापित किए गए हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर स्थित है। जिनमें से हमें इनकी लोकेशन देखें क्या थोड़ी, 2 एक तो मिल ही जाएंगे, 3 का तो पता नहीं, 2 तो अपने को मिल जाएंगे। इस मैप के अंदर आप यहां देखो, इस जगह सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? दक्षिणी गंगोत्री। मिला गया सभी को? दक्षिणी गंगोत्री के बाद में लिखा है मैत्री। एक कौन सा रह गया? भारती। भारती कहाँ है फिर? भारती को इसमें दिखा रखा है क्या? भारती नहीं ले रखा ना? चलो, इतना कोई ढूंढना जरूरी भी नहीं है, सारी बातें अपने तो हाथों के पीछे पड़ गए इनके। मिल गया? वो एटलस दूसरी है ना, उसमें दिखा रखा है। इन्हीं के पास में ही है क्या, या अलग साइड में? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा? एमरी। एमरी के पास में है क्या? एमरी देख लो भाई, एमरी तो अपने को मिल जाएगा, ये हाँ एमरी है ना, इसके पास में है कोई जो भारतीय हो। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब अगली बात करते हैं अपने कि इस महाद्वीप की खोज किसने की? तो लिखते हैं सर्वप्रथम खोज सर्वप्रथम खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स कुक। जेम्स कुक। कब की थी इसने? 1773 में।
जेम्स कुक एक नाविक था, खोजी यात्री था, घूमता रहता था इधर उधर। तो ये कहते हैं कि अपने इस वाले भाग के अंदर आ गया था, जो दक्षिणी अमेरिका के आसपास में ये जो पड़ता है ना, इस वाले भाग में। लेकिन इसे देख पाया था, यहाँ पर पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि आगे क्या बर्फ की चट्टानें थी। शीतकाल वाले टाइम आया था वो, और बर्फ की चट्टान होने के कारण यहाँ तक पहुंच नहीं पाया था। सिर्फ उसने देखा था कि एक महाद्वीप और है जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण के अंदर है, थोड़ा चलने पर। यह बात इसने बताई थी 1773 में। तो इस पर सर्वप्रथम पहुंचा कौन सा, तो लिखिए मुख्य भूमि की खोज। मुख्य भूमि की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, फेबियन वॉन वेलिकस हासेन। इसे हासेन भी कुछ जगह लिखा हुआ मिल जाता है, कुछ जगह अपने को ये सासेन लिखा हुआ मिलेगा, तो भी ये भी सही है, दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि विश्व के अंदर इतनी भांति भांति की भाषा है जिसमें अंतर आ जाता है। दूर क्यों जाते हैं, राजस्थान में देख लो, जोधपुर वाले सह को है बोलते है ना, तो हो सकता है हम लोगों ने इसको कर दिया वो अलग थोड़ा। तो हासेन भी सही है और सासेन भी सही है, गलत नहीं है दोनों भी। इसने जो खोज की थी वो की थी 1820 ईस्वी के आसपास इसने मुख्य भूमि की खोज, 1820 है ना। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि भारत का कौन सा व्यक्ति सबसे पहले इस महाद्वीप पर गया था, है ना। तो लिखिए प्रथम भारतीय रामचरण दास, लेफ्टिनेंट रामचरण दास प्रथम भारतीय जो इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए थे। लेफ्टिनेंट रामचरण दास, एक ही ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें। अगली अपने बात करें इसके बाद, इस पर अपने देखें ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है यहां पर, ये दक्षिणी ध्रुव है। इस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो हम लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, वो नॉर्वे देश का था, नाम क्या था, एमंडसन। व्यक्ति का नाम था एमंडसन, कहां का रहने वाला था, नॉर्वे का रहने वाला था। किस वर्ष गया था ये यहाँ पर, तो 1911, 1911 के अंदर यहाँ गया था। 1911 क्या 1947 तक हमसे भारत आजाद नहीं करवाया गया, और दूसरे देश वाले देखो कहां कहां घूम रहे हैं। फिर कोई प्रथम भारतीय जो दक्षिणी ध्रुव पर गया, कौन थे, गिरिराज सिरोही, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, सिरोही के रहने वाले। तो लिख देते हैं प्रथम भारतीय जो कहां पहुंचे, दक्षिणी ध्रुव पर, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ये ऐसे लग रहा है सिरोही कोई जाति है, जाति नहीं है, अपने जिले का नाम लगा रखा है। जैसे वो एक हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री वादा नाम के पीछे लगाता है चौटाला,
चौटाला गांव का नाम है उसके, है ना। एक वो कलाकार है हरियाणवी, कौन सा पता नहीं, चार है नाम लगाता है, खासा वाला, खासा उसके गांव का नाम है ना। ऐसे और भी है बहुत सारे। एक बिजनेसमैन था शेयर मार्केट के अंदर, झुंझुनू का रहने वाला था, नाम लगाता था पीछे झुंझुन वाला, अब तो एक्सपायर हो गया। शेयर मार्केट का किंग बोलते थे उसे, कितना पैसा कमाया था उसने। तो ऐसे ही है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अब ये तो होगी अपने इससे संबंधित कुछ तथ्य हमने देख लिए। अब अपने बात करें कि इस महाद्वीप के ऊपर औसत रूप से बर्फ की जो परत है वो कितनी मोटी है। तो बर्फ की परत है लगभग लगभग 1.6 किलोमीटर मोटी। माना कि ये महाद्वीप है ना, तो इस महाद्वीप के ऊपर इस सतह से 1.6 किलोमीटर औसत रूप से मोटी बर्फ की परत पाई जाती है। पूछा जा सकता है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, यहां से 1.5 किलोमीटर इधर जाए और बाद में उस ऊंचाई इस लंबाई को ऐसे खड़ा कर दे, इतनी इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है ना। या ऐसे कहें कि सागर तल से जितना ऊंचा अपने माउंट एवरेस्ट नहीं, ये गुरु शिखर है, इतनी ऊंची क्या है बर्फ की परत इसके ऊपर जमी हुई है। अगर वो पिघलेगी तो उसका क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? नहीं, फायदे भी होंगे नुकसान भी होंगे, काम दोनों ही होंगे। नुकसान ज्यादा होगा, बात ये, नुकसान ये होगा कि जितने भी सागर के तट पर शहर स्थित है वो सारे के सारे डूब जाएंगे, सारे के सारे डूब जाएंगे। मालदीव है, मेडागास्कर है, ये तो दिखेंगे ही नहीं। मुंबई डूब जाएगा, या इसके अलावा कोई और जैसे बड़े बड़े शहर है, कोई जापान के शहर है, कोई अमेरिका के शहर है, ये सारे शहर डूब जाएंगे और द्वीपीय देश है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ये इसका नुकसान होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब हमें काम करना है मैप पर। अब तक जो पढ़ा है इसमें तो मुझे कोई ऐसी बात लगी नहीं कि जो समझाने वाली हो। समझाने वाली बात है ही नहीं, कोई एक आधी आएगी तो वो देख लेंगे, सारी बात याद करने वाली है। डायग्राम बनाने की कोशिश कर लें थोड़ी सी। आपको बनाने की आवश्यकता है नहीं, आपके पास मैप है। जो भी कोई नाम नूम होगा तो वो आप मैप में लगा लेना। ऐसा ही है क्या कुछ? कोई गलत हो तो बता देना भाई। लगभग ऐसा साकी है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले एटलस में हमें देखना है पाल्मर प्रायद्वीप। ये वाला भाग, ये वाला भाग देखना है एटलस में। इसे पाल्मर प्रायद्वीप भी बोल देते हैं, इसको संयुक्त रूप से अंटार्कटिका प्रायद्वीप भी बोल देते हैं, दोनों ही नाम सही है इसके। इस पाल्मर प्रायद्वीप का क्या महत्व है? तो इस पाल्मर प्रायद्वीप का महत्व ये है कि ये जो अंटार्कटिक वर्त इसमें दिखाई दे रहा है आपको एटलस के अंदर, देखो आप, ये जो अंटार्कटिक वर्त है, इस अंटार्कटिक वर्त से इसका कुछ भाग क्या पड़ता है, बाहर पड़ता है, बाहर पड़ता है। तो ये जो भाग है ये गर्मी वाले टाइम के अंदर बर्फ से मुक्त हो जाता है, बर्फ नहीं होती। बाकी सारे महाद्वीप पे बर्फ रहती है, लेकिन इस इतने भाग पर बर्फ नहीं रहती, इस वाले भाग पर, तो ये बर्फ से मुक्त हो जाता है। तो साथ में एक तो आपके पास जो मैप है उसमें ये दर्शाना है कि पाल्मर प्रायद्वीप कहाँ है, पूछा जा सकता है। तो हमें लोकेशन याद होनी चाहिए कि हाँ इस स्थान पर है।
दूसरी बात हम इधर लिख देते हैं इस पाल्मर प्रायद्वीप में, गर्मी के समय यह भाग बर्फ से मुक्त रहता है। क्या हो गया? दूसरी अपनी बात कर लेते हैं, यहां एक सागर है, इस सागर का नाम क्या है? रोस सागर। रोस सागर। रोस सागर की क्या विशेषता है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है ये रोस सागर। एक समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत इसे जैव सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ज्यादा डिटेल हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम नोट कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री है या किस प्रकार से है? ये समुद्री है, सबसे बड़ा समुद्री जैव सुरक्षित क्षेत्र। ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस जो काम है उसको साथ साथ करना है, अपने आप ये याद हो जाएगा। फिर इसके अंदर यहां से लेकर के इस प्रकार एक पर्वतमाला फैली हुई। इस पर्वतमाला को हम नंबर दे देते हैं 1, और इस 1 नंबर को हमें यहां लिख देते हैं कि इस पर्वतमाला का नाम है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, या इसे कहा जाता है क्वीन मोड पर्वत। क्वीन मोड पर्वत इसी का एक भाग है, दोनों के लिए नाम आपस में प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो दोनों नाम हम नोट करेंगे। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वतमाला, और ब्रैकेट में हम एक नाम और लिख सकते हैं, बिल्कुल इसके शाखा के रूप में एक नाम लिखा है क्वींस मोड पर्वत, ये यहां पर। ये जो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वतमाला है, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिक महाद्वीप है इसे 2 भागों में बांटने का काम करता है। अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। एक ये बात हम ध्यान रखें। फिर हमें इसी में एक श्रेणी और देखते हैं, इस वाले भाग में यहाँ एक पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम है, कौन सी पर्वतमाला है? एल्सवर्थ पर्वत। और इस एल्सवर्थ पर्वत के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और इस ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई? माउंट विंसन मेसिप। इस चोटी का नाम क्या है? इस चोटी का नाम है माउंट विंसन मेसिप। इधर लिख देते हैं
माउंट विंसन मैसिव। अंटार्कटिक महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। इसकी ऊंचाई को लेकर के थोड़ा सा मतभेद रहता है। मतभेद ये रहता है कि एनसीईआरटी इसकी जो ऊंचाई है वो मानती है 4892 मीटर, और जो एटलस है ये मानती है 5140 मीटर। एटलस के अंदर लिखा हुआ है 5140 मीटर। राष्ट्रीय एटलस में क्या लिखा हुआ है देखना, 4897, और ये मानते हैं 4892। तो कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है, फिर भी ऊंचाई लिखें क्या इसकी, लिख लेते हैं। आपने कितनी 4897 बताई है क्या? 4897 अपने पास है, इसमें 4892 बता रखी है, 97, 92 और 5140। 5197 लिख लेते हैं अपने दोनों के बीच का। 5140 बता रखे कुछ, आपने 4800 कितनी बताई है? 4897 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। अब हम देखते हैं अगली बात करें इसके बाद। यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट इरेबस। देखो माउंट इरेबस कहाँ है? मिला क्या किसी को? माउंट इरेबस, शायद इसमें दिखा नहीं रखा। कौन सी एटलस में? राष्ट्रीय एटलस में। कहाँ पे है? किस जगह दिखा रखा है? इस एटलस में तो नहीं है, नहीं है ना, वो देना। हाँ इसमें दिखा रखा है, अपने बना लेते हैं। लगभग यही कहीं दिखा रखा है, इस जगह के आसपास है। माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। और माउंट इरेबस की विशेष बात क्या है? तो माउंट इरेबस की विशेष बात यह है कि यह विश्व का सबसे दक्षिणतम, विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है ये। प्रश्न ज्वालामुखी वाले टॉपिक से भी बन सकता है ये, कि विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा आग उगलता रहता है, एक होता है सुषुप्त जो मान लो कि सोया हुआ है, एक ऐसा होता है कि वर्तमान में तो सोया हुआ है लेकिन कभी भी फूट सकता है।
तो 3 प्रकार के प्रमुख रूप से ज्वालामुखी होते हैं, जिसमें सक्रिय वो होते हैं जो हमेशा आग उगलते रहते हैं। तो ये बात हमें इसमें ध्यान रखना। एक इसमें हमें ध्यान रखना है लेम्बर्ट ग्लेशियर। ये जो अपने बात कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन हैं, ये लगभग आ चुके हैं पेपर में और ये रिपीट होते हैं। तो लेम्बर्ट ग्लेशियर, देखो एटलस में लेम्बर्ट ग्लेशियर दे रखा है क्या? लेम्बर्ट ग्लेशियर की विशेषता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमनद है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। कितनी लंबाई है? 76.4 के आसपास साइड ऐसी कुछ लंबाई है। मिल गया क्या माउंट इरेबस? तो माउंट इरेबस क्या है ये? लेम्बर्ट ग्लेशियर। शायद इसमें भी दे नहीं रखा ये रहा, ये लिखा हुआ, ये यहाँ पर है ना, ये लिखा हुआ है ना प्रिंस चार्ल्स पर्वत के पास में, यहाँ दे रखा है लगभग ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पे लिख दो अपने, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। एक बात हम और देखें इसमें, ये रूस का झंडा लगा करके लिखा पड़ा है वास्टोक, यहां लगभग यहां, इस 4 नंबर का मतलब है वास्टोक। और वास्टोक की क्या विशेष बात है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसका तापमान पहले तो जो रिकॉर्ड किया गया था वो था -89 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो कुछ नई किताबें आ रही है उसमें -95 डिग्री भी दिखा रखा है। दोनों ही बात मिलती है, -95 भी मिल जाता है, -89 डिग्री भी मिल जाता है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। तो ये बात होगी अपने, और इसमें कुछ याद रखने वाली बात, तो एक हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो ये वाला जो भाग है इसे किस नाम से जानते हैं? वेडेल सागर के नाम से जानते हैं। कौन सा सागर है? वेडेल सागर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ लाइकेन व मोस वनस्पति पाई जाती है प्रमुख रूप से। तो लिखते हैं हम वनस्पति, ये वनस्पति वगैरह वगैरह मैथ में नहीं लिखने, ध्यान रखना, सीधी कॉपी में नोट करनी। तो लाइकेन व मोस ये यहाँ की वनस्पति है। और जीव जंतु की अगर बात करें तो ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। प्रमुख जीवों की बात करें तो यहाँ पर कुछ मछलियां पाई जाती है, जैसे जैसे एक तो यहाँ पर सिल, क्रिल और पेग्विन, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर जीव जंतु के अंदर पाए जाते हैं। तो लिख देते हैं, एक तो है पेग्विन, सिल और क्रिल, ये मछली है, ये यहाँ पर प्रमुख रूप से जीव जंतु के तौर पर पाए जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव दर्शाया नहीं ना हमने,
दक्षिणी ध्रुव तो दर्शाना है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? रोज सागर के पास में है लगभग। ये रोज सागर हो गया, और लगभग यहां इस जगह एस का मतलब हो गया साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। एक ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। अपने पास कितने मैप है इसके अंटार्कटिका के? 2 है क्या? चलो दूसरे मैप में कुछ और बातें लिख लेते हैं हम। 4-5 मैप है, हमने सारा काम एक में कर दिया। चलो कोई नहीं, बाकी टेस्ट देने में काम आ जाएंगे। अलग कर लेंगे अपने। ये एक तो ऑस्ट्रेलिया का है, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के नहीं है इधर का। अच्छा एक इसका है, ठीक है। एक मैप के अंदर आप दिखाओ अगले मैप में, ये नोट कर लिया होगा सभी ने? टाइम तो नहीं हुआ अभी? हो गया टाइम? क्या टाइम हो गया? चलो आज इतना कर लेते हैं अपने, इससे आगे की कुछ बातें थोड़ी है वो अपने कल कर लेंगे। याद क्या करना है कल? काम दे दिया ना, मकर रेखा वाला, वो याद करना है अपने। और करक मकर रेखा वाला और वो मैप सबने बना लिया? किसने नहीं बनाया अभी तक? जिन्होंने बनाया है वो चेक करवाना थोड़ा, सही बनाया है कि नहीं बनाया? लक्ष्मी धर्मिंदर, धर्मिंदर कहाँ है? बुला रहे हैं आपको। जाओ आप। ये किसका है? आपका है क्या? ठीक है।